माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम किसान योजना के तहत 10वीं किश्त के अंतरण और एफपीओ को इक्विटी अनुदान जारी करने के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर नमस्कार एवं नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर उपस्थित माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्रीगण, उपस्थित माननीय मंत्रीगण और सभी उपस्थित किसान बंधुओं को मेरा नमस्कार एवं नववर्ष की शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से स्वागत उद्बोधन के लिए अनुरोध करता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी। सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सबके मध्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि कृषि से संबंधित जब भी कोई विषय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उपस्थित होता है तो वो बहुत ही सहृदय होकर कृषि के क्षेत्र को, किसान से चर्चा को महत्व प्रदान करते हैं और हमेशा कृषि के क्षेत्र को समय देकर देश भर के करोड़ों करोड़ किसानों को अनुग्रहित करते हैं। आज पीएम किसान सम्मान निधि के इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति हम सभी किसान बंधुओं को, देशवासियों को निश्चित रूप से गौरवान्वित करती है। आज इस कार्यक्रम के निमित्त देश भर के किसानों ने लगभग 8 करोड़ की संख्या में अपने को रजिस्टर्ड कराया है। मैं सभी किसान बंधुओं की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्ष के पहले दिन स्वागत करते हुए प्रसन्नता और गौरव का अनुभव कर रहा हूं। आज इस अवसर को और गरिमा प्रदान करने के लिए हम सबके मध्य माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, माननीय मुख्यमंत्री कर्नाटक, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात, माननीय मुख्यमंत्री अरुणाचल, माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा और अनेक राज्यों के उपराज्यपाल और देश भर के कृषि मंत्रीगण, कृषि विज्ञान केंद्र, 2 लाख से अधिक सीएससी पर जुड़े हुए किसान, वैज्ञानिक, आईसीआर के संस्थान और एफपीओ के माध्यम से भी अनेक स्थानों पर इस कार्यक्रम में सभी लोग जुड़े हुए हैं और देश भर में किसान भाइयों और बहनों की ओर से इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। हम सबके लिए यह बहुत प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व 13 वर्ष तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सफलतापूर्वक काम किया है। हम सब जानते हैं गुजरात सूखे से पीड़ित राज्य हुआ करता था। पानी का संकट था, सिंचाई का संकट था, पीने के पानी के लिए भी दिक्कत थी। उस दुरावस्था में माननीय मोदी जी को गुजरात में काम करने का अवसर मिला। उन्होंने राज्य की गरीबी को, राज्य के किसानों की पीड़ा को बहुत ही नज़दीक से देखा है और अपने दूरगामी दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप परिश्रम पूर्वक भागीरथ बनकर गुजरात में गांव-गांव में पहुंचाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ काम करने में किस प्रकार की कठिनाइयां राज्य को होती हैं, इसका अनुभव भी उनको बखूबी है और इसलिए जब
उन्होंने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला तो कृषि के क्षेत्र में, गरीबी के क्षेत्र में, गांव के विकास के क्षेत्र में राज्य किस प्रकार की कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने केंद्र में योजनाओं का सृजन किया और उन योजनाओं के माध्यम से गत 7 वर्षों में भारतवर्ष के किसानों को सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे निश्चित रूप से उनके जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है। देश भर में किसी किसान संगठन ने, किसी किसान ने यह मांग नहीं की थी कि उसको सम्मान निधि प्रदान की जाए, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए देश को आह्वान किया तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि उसकी आय में बढ़ोतरी करना यह केंद्र सरकार का भी काम है और इसलिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना बनाई और इस योजना के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में बजट का प्रावधान किया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1,61,000 से अधिक रुपया किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया गया है। और आज साल का पहला दिन है और पहले ही दिन देश भर के 10 करोड़ 9 लाख किसानों को 20,900 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचाने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। मैं समझता हूं करोड़ों करोड़ किसानों के लिए यह शुभ दिन है और जब पहला दिन शुभ है तो पूरा वर्ष भी शुभ होगा और निश्चित रूप से किसान देश के नवनिर्माण में, आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान फलीभूत कर सकेंगे। हम सभी जानते हैं कि देश में 86% किसान छोटे किसान हैं और छोटे किसान का छोटा रकबा है, उसकी निवेश करने की भी ताकत नहीं है और जब तक इस किसान का योगदान नहीं होगा कृषि भी फलीभूत नहीं होगी और देश के विकास में भी उसका योगदान नहीं होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के दूरगामी दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पाद संगठन देश भर में 10,000 नए बनाए जाए और उसके लिए 6,865 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान भी प्रधानमंत्री जी की ओर से हुआ है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी का यह कार्यक्रम सने सने आगे बढ़ रहा है और आज 1,24,486 किसानों को भारत सरकार की ओर से पूंजी प्रदान करने का भी यह कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी जब किसान की आय बढ़ाने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी उत्पादकता बढ़ना चाहिए और उसकी लागत कम होनी चाहिए। उसकी लागत कम हो और हम कृषि आधानों के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर न रहें, आयात पर निर्भर न रहें, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती पर बल दिया। पिछले माह 16 तारीख को देश भर के करोड़ों करोड़ लोगों के बीच में, किसानों के बीच में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती पर उन्होंने अपनी बात कही और तब से लेकर लगातार सरकार, राज्य सरकार, किसान इस दिशा में प्रवृत्त हो रहे हैं और निश्चित रूप से यह एक तौर से आंदोलन बनेगा और देश में किसानी को लाभप्रद बनाने में, हमारे उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने में और हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति को ठीक रखने में निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती बहुत ही मददगार होगी। आज इस कार्यक्रम में मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने प्राकृतिक खेती पर फिल्म दिखाने के लिए भी समय हम लोगों को दिया है। आज एफपीओ का काम कैसा चल रहा है इस पर भी निश्चित रूप से एक छोटी फिल्म दिखाई जाएगी, जिससे कि एफपीओ के कार्यक्रम के बारे में सभी लोग ठीक प्रकार से किसान जान सकें और आगे इस दिशा में प्रवृत्त हो सके। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पीएम किसान सम्मान निधि एक कार्यक्रम है, लेकिन प्रधानमंत्री जी यहीं तक नहीं रुके हैं। अनेक योजनाओं को उन्होंने सृजन किया है। 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड निश्चित रूप से खेती के क्षेत्र में जो निवेश को प्रोत्साहित कर रहा है,
यह निश्चित रूप से किसान के जीवन स्तर को बदलने में आने वाले कल में मील का पत्थर साबित होगा। मैं इन सब कार्यक्रमों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी गणमान्य महानुभावों और करोड़ों करोड़ किसान भाइयों और बहनों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वे पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त 10 करोड़ 9 लाख किसानों को 20 करोड़ 946 करोड़ से अधिक की धनराशि अंतरित बटन दबा के करें। यह धनराशि किसानों के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से 10,000 एफपीओ गठन योजना के अंतर्गत आज 1.24 लाख किसानों को 14 करोड़ से अधिक की धनराशि इक्विटी के रूप में अंतरण करने का अनुरोध करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी। जब एक हाथ से कई हाथ मिलते हैं तो हम अनेक से एक बनते हैं। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन, किसानों का एक ऐसा संगठन जिसमें वो खेती से लेकर उपज को बेचने तक साथ मिलकर काम करते हैं। एक गांव में एक जैसी फसल उगाने वाले 15 से 20 किसान अपना समूह बनाते हैं। किसानों के ऐसे कई समूहों से एक एफपीओ बनता है। कृषि क्षेत्र को मजबूत और हमारे मेहनती किसानों को समृद्ध बनाने के लिए ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की नींव रखी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होने का उनका सपना भी साकार हो रहा है। यहाँ देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को सशक्त करने के लिए 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उत्पादक संगठन बनाने की योजना भी लॉन्च की गई। एफपीओ से न केवल किसानों की मोल भाव की क्षमता बढ़ती है, बल्कि खाद, बीज, परिवहन, भंडारण आदि की लागत में भी कमी आती है। एफपीओ के माध्यम से किसान दूसरे बाजारों के साथ साथ ई नाम मंडियों में भी अपनी उपज को सुविधापूर्वक बेच रहे हैं। यानी किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। इस योजना में एक ब्लॉक एक एफपीओ को लक्ष्य बनाकर विशेष एफपीओज जैसे शहद, जैविक उत्पाद, बांस, तिलहन, कृषि वानिकी आदि का भी गठन किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन के लिए कई एजेंसियां कार्यरत हैं। क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन यानी सीबीबीओ इन एफपीओ को 5 वर्ष तक प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, क्रेडिट लिंकेज, अकाउंटिंग और ऑनलाइन बाजार से संबंधित प्रशिक्षण और सुविधाएं मुहैया कराता है। इस योजना में एफपीओ को 15 लाख रुपए तक का पूंजी अनुदान और बिना किसी सिक्योरिटी के 2 करोड़ रुपए तक का लोन देने के लिए भारत सरकार द्वारा बैंकों को गारंटी देने का प्रावधान है। इसके साथ ही एफपीओ के संचालन के लिए 3 वर्ष तक 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगभग 1.25 लाख किसानों को 14 करोड़ रुपए का दिया गया पूंजी अनुदान एफपीओ के मिशन को और मजबूती देगा और उनके व्यापार को बढ़ाने में मदद करेगा। सभी किसान भाई बहन
भारत सरकार की इस क्रांतिकारी और ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बने और एफपीओ से जुड़कर एक उन्नत भविष्य की ओर बढ़े। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से कुछ किसान उत्पादक संगठनों से संवाद हेतु अनुरोध करूंगा। सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड से जीवामृत ऑर्गेनिक फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नामक एफपीओ के सदस्य किसान श्री जसवीर सिंह से को आमंत्रित करता हूं। श्री जसवीर सिंह जी। जसवीर जी नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए, आप बैठिए। जसवीर जी, सर, सबसे पहले आपको और जो भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सर, एफपीओ के नाम में जीवामृत भी है और ऑर्गेनिक भी। इससे ही पता चलता है कि यह ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में काम करता है। आपने इस तरह की फार्मिंग का ही चयन क्यों किया? सर, सबसे पहले आपको जीवामृत कंपनी की ओर से और यहाँ समस्त अधिकारी की ओर से हार्दिक नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, हमारे एफपीओ में जीवामृत, सर, हमने स्टार्टिंग में जब हमने जैविक खेती स्टार्ट की तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या हुई कि अब खेती तो जैविक हमने करनी स्टार्ट कर दी, बट उसमें फर्टिलाइजर और केमिकल सब बंद करने पड़े। तो इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं? तो हमने क्या किया सर, हमने जीवामृत घर पे ही बनाया। तो हमने देखा सर, जीवामृत से जब हमने खेती में उनको फसलों में डाला तो मिट्टी में जो जीवांश थे वो जो पहले बहुत कम थे उनकी मात्रा बढ़ी। उनकी मात्रा बढ़ने से तो लगा खेती को आगे जो है उसमें कार्बन की जो मात्रा थी उसमें खेती में वो सर पहले बहुत कम थी। तो कार्बन की मात्रा जीवामृत से हमारी अब आज की डेट में सर 1% पहले 0.24 थी, आज 1 से ऊपर है। तो इसीलिए सर हमने जीवामृत ऑर्गेनिक कंपनी का नाम भी इसलिए फिर हमने सोचा कि जब हम इससे आपका ये मिट्टी को मिट्टी बना सकता है जीवामृत, तो वो अपने जो किसान जो स्वास्थ्य है, जो उससे उत्पन्न अनाज है, जो किसान भाई जो उसको ग्रहण करेंगे, उन जो आम आदमी ग्रहण करेगा तो उनके जीवन को भी सर वो अच्छा बना सकता है। तो इसीलिए हमने अपने कंपनी का नाम भी जीवामृत के नाम से ही रखा। हमने विचार किया कि हम जीवामृत से ही करेंगे। जसवीर जी, आप किस चीज की ऑर्गेनिक खेती करते हैं और कैसे करते हैं? सर, हम क्या अपने उत्पादक को किसी एजेंसी से प्रमाणित भी करवाते हैं क्या? जी सर, हमारी बेल्ट में गन्ने की खेती होती है, तो हम सबसे ज्यादा गन्ने की ही जैविक खेती करते हैं। उसके लिए सर हमने अपनी एफपीओ ने एक प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई हुई है, जिससे किसान भाई जितने भी हमारे सदस्य मेंबर हैं वो अपना प्रोड्यूस अपनी यूनिट में लेके उसको प्रोसेस करते हैं। और सर हमारी जितनी भी ये प्रोडक्ट हैं वो हमारी जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकृत एजेंसियां हैं, जैसे नाबार्ड हुआ और केवीके से हमें मदद मिलती है, उसके द्वारा प्रमाणित है। और हमारे जैविक उत्पाद एपिडा के थ्रू और उसोगा के थ्रू प्रमाणित किए जाते हैं। सर जसवीर जी, आपके एफपीओ ने इन उत्पादों की बिक्री डिस्ट्रीब्यूशन की क्या रणनीति अपनाई है? सर, जब हमने जब स्टार्ट किया था ये अपना जैविक उत्पाद, तो हमारी कैपेसिटी सर इतनी नहीं थी। तो मात्र 10 किसानों से स्टार्ट किया था, तो 10 या 15 टन की कैपेसिटी थी। तो लोकल मार्केट में सर भाव नहीं मिलता था इतना बिल्कुल भी। फिर एफपीओ गठन के बाद हमने हमारे जब हमने सर्टिफाई कराया तो हमारी मार्केट में जितनी भी ऑर्गेनिक सप्लायर हैं उनके साथ हमारे एग्रीमेंट हैं। एग्रीमेंट के साथ में हमारा टर्नओवर भी बढ़ा है और हमारे उत्पादों की में उसकी वो आई है सर, डिमांड बढ़ी है। और अच्छा जसवीर जी, आप अपने एफपीओ के लिए जैव उर्वरक की उपलब्धता ये सुनिश्चित कैसे करते हैं? सर, हमारे जितने भी किसान भाई हैं सब गौ पालन भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं और हमारी खुद की एफपीओ की गौशाला भी है। तो हम जीवामृत अपने गौशाला अपने वहीं पे बना के किसान भाइयों को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और सभी किसान भाई को ट्रेनिंग भी देते हैं, जिससे वो अपने घर पे ही जैव उत्पाद बनाकर अपनी फसल में प्रयोग कर सके। जसवीर जी, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है। पिछले 7 साल में
हमारी कोशिश रही है कि हम प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकें। इसके लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। इससे कई फायदे हैं। एक तो किसान की लागत कम होती है और उसकी आय बढ़ती है। वहीं मिट्टी को रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड से मुक्ति मिलती है। आप अपने तथा संगठन के अनुभवों को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाइए। आपके एफपीओ से जुड़े सभी किसान भाई बहनों को भी मेरी तरफ से 2022 की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। संवाद हेतु पंजाब से जागृति किसान उत्पादन संगठन नामक एफपीओ के किसान सदस्य श्री रविंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। श्री रविंद्र सिंह जी। रविंद्र सिंह जी नमस्ते। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। और सर आपको नवे वर्ष की बहुत बहुत बधाई होवे जी। आपको भी। रविंद्र जी, आपके बारे में कुछ बताइए। जी सर, मैं जागृति एफपीओ का मेंबर हूं जी। और सर हमारे साथ 285 किसान हैं, वो शेयर होल्डिंग है, और 115 जो किसान हैं वो और जुड़े हुए हैं, और वो भी हमारे साथ जल्दी शेयर होल्डिंग हो जाएंगे। ये आपको एफपीओ बनाने का विचार कहाँ से आया? सर पहले हमारा किसान क्लब था और उस पर हम थोड़ा थोड़ा काम करते थे, जैसे दालों का, गुड़ का और सरसों के तेल का। और 2015 में हमने एफपीओ बनाई नाबार्ड की मदद से। अच्छा रविंद्र जी, मुझे बताया गया कि आपके एफपीओ ने कस्टम हायरिंग सेंटर सीएससी भी बनवाया है। आपके सीएससी के जरिए किसानों को क्या सेवाएं दे रहे हैं? सर हमारे पास एक सुपर सीडर है, 3 हैप्पी सीडर है, 2 रूटावेटर और 3 जीरो ट्रेलर है, और एक चॉपर और एक मल्चर भी है जो पराली को जमीन में ही दफन कर देते हैं। और सर पहले तो हमने 100 एकड़ में ही काम किया था, और जब हम किसानों को पता चला कि इससे पराली को जलाने से निजात मिलती है, और अब हम 100 हेक्टेयर में काम कर रहे हैं, और हमारे किसान हैं वो खुश भी हैं कि पराली जलाने से निजात मिल रही है बहुत। अच्छा, इतना बड़ा काम आपने किया है तो सीएससी की तरफ से भी कोई लाभ मिला है आपको? जी सर मिला है, नाबार्ड और आपकी जो सरकारी है जो मशीनरी है उससे लाभ मिला है जी। रविंद्र जी, आपने खेती में उसमें भी कुछ नए प्रयोग किए होंगे क्योंकि आप बड़े प्रगतिशील किसान हैं, तो तकनीकों की दृष्टि से क्या इस्तेमाल किया है? जी सर किए हैं, जैसे सीधी बिजाई है धान की, और सीधी बिजाई से ये है कि हमें पानी से भी छुटकारा पानी कम लगाने की जरूरत पड़ती है, और लेबर से भी थोड़ा फर्क पड़ता है। और सर हमने एक सर्वपक्षीय कीट प्रबंधन है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से और नाबार्ड की मदद से चल रहा है। हमारे जो किसान हैं वो उससे काम कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया जो है मिल रहा है। रविंद्र जी, आपका काम। हमारे पास और सर एक है जो हमारे पास सुपर सीडर है, उसे जो पराली जमीन में दफन कर गेहूं की बिजाई जो बहुत बढ़िया होती है, उससे जो लेबर का और पैसों का भी पैसा जो फर्क पड़ता है। और सर हमने अपने किसानों के लिए इसको की एजेंसी, कैटल फीड की एजेंसी भी ले रखी है, जिससे कि किसानों को फायदा पड़ता है। जैसे बाजार में 1300 रुपए पर बैग मिलता है, और हम अपने किसानों को 1250 रुपए में ही बैग उपलब्ध करा देते हैं। सर रविंद्र जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने विषय को प्रस्तुत किया। आपका काम पूरे देश के लिए प्रेरणा है। मैं चाहता हूं कि सभी किसान भाई पराली प्रबंधन से संबंधित जानकारी को ज्यादा से ज्यादा आप साझा करें। जैसे आप और आपके साथियों ने जिस तरह पराली प्रबंधन का कार्य बेहतर तरीके से किया है, आसपास के किसानों को प्रेरित करके पराली जलाने से रोका है, वो किसान और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। पराली के वैकल्पिक उपयोग में पर्यावरण को लाभ होता है, साथ ही किसान की आर्थिक रूप से वो सशक्त होता है। आपको इस प्रयास के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से बधाई। राजस्थान से भरतपुर हनी फेड किसान निर्माता कंपनी लिमिटेड नामक एफपीओ के श्री इंद्रपाल सिंह जी को संवाद हेतु आमंत्रित करता हूं। श्री इंद्रपाल सिंह जी। इंद्रपाल जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारी तरफ से राम राम सा, और नए साल की मुबारक। आपको भी मुबारक और राम राम।
अच्छा इंद्रपाल जी, आपके एफपीओ का नाम जानकर ये समझ में तो आ गया कि आपने मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में कुछ काम किया है, पर ये काम क्या है, आप इससे कैसे जुड़े, इसके बारे में विस्तार से बताइए। और मेरे साथ हमारे राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री और मेरे मित्र अशोक जी भी हैं, तो वो भी जरूर सुनना चाहेंगे आपने क्या किया है। जी माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे यहाँ पर छोटे छोटे मधुमक्खी पालक हैं जो अपने शहद को बाहर बेचने में या किसी से कंपनियों से संपर्क करने में असमर्थ थे। वो अपने शहद को यहीं पर बिचौलियों को देने के लिए मजबूर थे। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने आपको टीवी पर सुना जब आपने घोषणा की कि 10,000 नए एफपीओ का हम गठन करने जा रहे हैं, और उन एफपीओ के माध्यम से किस प्रकार छोटे छोटे किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, फिर हमने भी सोचा क्यों ना हम भी इस अपने शहद को इकट्ठे होकर एक एफपीओ बनाया जाए। इसी के दौरान भारत सरकार के माध्यम से नेफेड के अधिकारीगण हमारे यहाँ भरतपुर में आए और हमसे उन्होंने मुलाकात की, और उन्होंने हमें विस्तार से इस एफपीओ के बारे में समझाया कि आप लोग कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं और भारत सरकार के द्वारा आप क्या क्या मदद प्राप्त कर सकते हैं। इसी से प्रेरित होकर हमने एफपीओ का गठन किया। अच्छा इंद्रपाल जी, आप लोग अपना कार्य का बंटवारा कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं? क्या आप लोग की बी वैक्स के बारे में भी कोई काम हो रहा है आपके यहाँ? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पास बी बॉक्स होते हैं, और हमारा जो भरतपुर एरिया है इसमें सरसों बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना किसान का कैसे फायदा हो और कृषि के साथ साथ वो दूसरा भी उत्पाद करे जिससे कि उसकी आय में कुछ बढ़ोतरी हो, इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने बी बॉक्स यहाँ पर सरसों पर लगाते हैं, और इसके यहाँ हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती है। इसके बाद यहाँ जब सरसों का सीजन खत्म हो जाता है तो हमें दूसरे राज्यों में अपने बी बॉक्स लगाने पड़ते हैं, जहाँ पे कि हमें लीची और बाजरा और मकई की फसलों की आवश्यकता पड़ती है। इंद्रपाल जी, आपको अब तक सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है क्या? आप अगले 5 वर्षों में एफपीओ को कहां तक ले जाने के लिए सोच रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें भारत सरकार द्वारा नेफेड के माध्यम से एफपीओ चलाने और ऑफिस के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, और आज आपके माध्यम से हमें इक्विटी के तौर पर भी वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। और हमें यहाँ नेफेड द्वारा एक कलेक्शन सेंटर, लेबोरेटरीज और प्रोसेस यूनिट की स्थापना जल्द ही की जाएगी, जिसका कि फायदा उठाते हुए हम अपने भरतपुर के शहद को उच्च गुणवत्ता युक्त बनाकर और अगले 5 साल में भारत सरकार और नेफेड के माध्यम से नेफेड के बाजार का उपयोग करते हुए हम भारतवर्ष में अपनी पहचान बनाएंगे, और हमें निर्यात का अवसर भी मिलता है तो उसका फायदा उठाते हुए हम अपने मधुमक्खी पालक किसान भाइयों को उनको अच्छी रेट पर उनका शहद बाहर जाए और उनको भी प्रसन्नता हो, ऐसी आशा करते हैं। इंद्रपाल जी, आपके सामने कुछ बोतल पड़ी है, किस चीज की पड़ी है? टेबल पर नजर आ रही है। जी सर, ये हमारा शहद है जो हम इस प्रकार इसको बेचते हैं, और हमने शुरू भी किया है लोकल मार्केट में, अब बेच रहे हैं। पर जैसे ही हमें प्रोसेसिंग यूनिट और इसकी प्रोसेस यूनिट हमारे यहाँ लग जाएगी तो हम अपने शहद को प्रोसेस करा के इन पूरे साधनों का इस्तेमाल करते हुए हम मेड इन भरतपुर शहद को पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी पहचान दिलाने की कोशिश करेंगे, ऐसी आशा है हमें। देखिए, राजस्थान और गुजरात, हम 2 राज्य ऐसे हैं कि जहां पानी की किल्लत रहती है, लेकिन आपने ये हनी का उद्योग किसानों को जोड़ करके जो काम शुरू किया है, उससे मधु भी मिलेगा और बी वैक्स भी मिलेगा, उसकी भी बहुत बड़ी खपत होती है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं उत्तर प्रदेश से नवीन किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नामक एफपीओ के सदस्य किसान श्री धर्मचंद जी को आमंत्रित करता हूं। श्री धर्मचंद जी। धर्मचंद्र जी नमस्कार, आप कैसे हैं?
ठीक अपने है सर। काम के विषय में जरा बताइए। जी, मैं धर्मचंद नवीन किसान प्रोड्यूसर कंपनी सदस्य किसान माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं जो कि आपने किसानों की आय समृद्धता का आधार बनाया है। किसान एक एफपीओ के आधार की कुंजी है। आम मुख्य तौर पर हम लोग इसे ऐसा मानते हैं। सर, हमारी कंपनी 13 अप्रैल 2015 में मैंने हमारी कंपनी का गठन किया था। मेरी कंपनी में 1034 शेयर धारक हैं, जिनका शेयर कैपिटल जो है 5,37,200 रुपया है। सर, मेरी कंपनी में बीज लाइसेंस, खाद लाइसेंस और पेस्टिसाइड लाइसेंस एवं फूल मंडी का लाइसेंस हमारी कंपनी को प्राप्त है। हमारी कंपनी को जो है सर बेसिक कृषि सम्मेलन लिमिटेड और एसएफसी द्वारा के सहयोग से ई नाम पर रजिस्ट्रेशन हमारी कंपनी को प्राप्त है। हमारी कंपनी सर किसानों को समय समय पर उन्नतशील बीज जैसे सर जालंधर से, पंजाब में जालंधर से आलू का बीज चिप्सोना 1, चिप्सोना 3, मेरठ से ख्याति आलू, इटावा से पुखराज आलू आदि फाउंडेशन सर्टिफाइड ब्रीडेड बीज अपने शेयर धारकों को नए नए किस्म के बीज उपलब्ध कराती है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों की आय जो है ज्यादा सर नया बीज होगा तो जाहिर है कि 1.5 गुना पैदावार होगी। हमारी कंपनी सर केले पर भी काम करती है। जो केला मैं महाराष्ट्र जालना से स्वैद केला, जलगांव से सर जैन का केला मंगा करके टिश्यू कल्चर जी नाइल केला अपने शेयर धारकों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि हमारे शेयर धारकों की पहले की जैसे पहले का किसान सब वैसा था जो पुतिया लगाता था तो पैदावार कम सर होती थी। अब जी नाइन नवीन जो है केला है सर, इसकी पैदावार जो है करीब 1.25 गुने तो सर होती है। वेट के 20 किलो से ये 35 किलो सर। सर हमारी कंपनी कोरोना काल में, जिस समय कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन मंडियों में लगा हुआ था, उस समय आम की सर बहुत मारामारी थी। उस समय हमारी कंपनी ने अपने शेयर धारकों, जिस समय मार्केट में 10-12 रुपए किलो था उस समय माल, अपने शेयर धारकों का माल 15-16 रुपए किलो के हिसाब से मैंने उड़ीसा भुवनेश्वर भेजा। 20 टन 2 ट्रक माल 2 बार में सर ग्रीडिंग करके भेजा, जिससे कि उसको बेच करके मैं अपने शेयर धारकों को 1,20,000 रुपया अतिरिक्त प्रॉफिट मैंने अपने किसान भाइयों को दिलाया, जिससे मेरा किसान बहुत खुशहाल हुआ। सर हमारी कंपनी जो है हॉर्टिकल्चर विभाग से जो है, उद्यान विभाग से भी कृषि अनुदान केले पर मिलता है, जो है अनुदान मिलता है। वो कंपनी जो है हमारी जो है हॉर्टिकल्चर विभाग से अनुदान दिलाती। इस बार अनुदान 5,60,000 रुपए जो है मैंने किसानों को दिलवाया। सर हमारी कंपनी जो है पीएम सम्मान निधि पर भी जो है किसानों को जो है अगर जिस किसी भाई को नहीं मिलता है तो कार्यालय जा करके उसको जो है किसान सम्मान निधि का जो है भी लाभ पहुंचाती है। सर हमारी कंपनी जो है समय समय पर गेहूं का नया बीज जैसे 502 है, अन्य प्रकार के अन्य प्रजातियों के बीज जो है नए नए तकनीक से बीज, जिससे कि किसानों की आय जो है बढ़ जाती है, मतलब 1.5 गुना हो जाती है। हमारी जो है कंपनी किसानों को जैविक खेती पर भी जो है करने के लिए प्रेरित करती है। फूल की खेती जैसे गुलाब है, गेंदा है, आज की फूल खेती भी करने पर जो है करती है। जी गुलाब पर धर्मचंद जी, ये गुलाब गेंदा उसका मार्केट नजदीक में मिल जाता है? जी नहीं, उसका ई नाम पे नहीं बेचता। ई नाम पर जो है सब्जियों का और केले का, आलू का ई नाम पर करता हूँ, उसको भी जो है फूल मंडी में बेचता हूँ सर। आपने सारे इतने उत्पाद वहां ला करके रखे हैं, ये सब छोटे छोटे किसानों के उत्पाद की गई चीजें हैं?
जी 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 जी, छोटे हमारे में सब लघु किसान है, बहुत छोटे छोटे किसान हैं। ये केले की साइज भी बहुत बड़ी दिख रही है। अरे साहब ये ब्रांडेड मेरा केला है, नवीन केला साहब। हाँ, अभी कभी एक बार सर मौका दीजिए, जो आप हमको बुलाइए, हम लेकर आए इसको, आप खाइए, देखिए कितना बड़ा बढ़िया टेस्ट है। आपके प्यार के लिए भी आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन सर थोड़ा 1 मिनट सर, और थोड़ा हमको 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, मेरी बात भी थोड़ी अधूरी रह गई। हाँ प्लीज बोले सर। हाँ हाँ बोलिए, नवीन केला है तो नवीन बात बताइए। जी जी जी, इस समय जो है मेरा टर्नओवर, जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी तब मेरा टर्नओवर उस समय पर, जब मतलब 1 साल भर चला है, उस समय मेरा टर्नओवर जो है 6,89,000 रुपए था। मेरा इस समय टर्नओवर 35,31,000 रुपए है। वाह जी, ई नेम से जो है मेरा जो है टर्नओवर जो है 5,63,000 रुपए है। ई नेम पर मैंने जो है मार्केटिंग छोटे छोटे किसान को की। मैं अपनी कंपनी से दृढ़ संकल्प के साथ कहता हूं कि मैं 22-23 में किसानों की आय मैंने नया बीज देकर के 1.25 गुना किया, ई नेम से 1.25 गुना किया, अर्थात मैंने अपने किसान शेयर धारकों की आय 1.5 गुना कर दी सर। वो दिन दूर नहीं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करूंगा और किसान की आय 2 गुनी करूंगा और मैं अपना टर्नओवर 1 करोड़ रुपए ले जाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आभार प्रकट करता हूं। देखिए, धन्यवाद सर। मेरे देश के छोटे छोटे किसानों का ये जो आत्मविश्वास है और आप जिस विश्वास से बात को बता रहे हैं और देश भर के किसान आपको सुन रहे हैं, सबको बड़ी प्रेरणा मिलेगी, बड़ा उत्साह मिलेगा। और आपने अपनी प्रोडक्ट का, अपने किसानों की मेहनत को एक वैल्यू एडिशन किया है, नई ताकत दी है। और मुझे पक्का विश्वास है कि आपका ये एफपीओ बहुत फलेगा फूलेगा और आप ही की तरह से अड़ोस पड़ोस में और भी अनेक एफपीओ बनेंगे। और एफपीओ के द्वारा छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने का जो मेरा लक्ष्य है, उसमें आप जैसे साथी बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको और आपके साथ जुड़े हुए इन सभी किसानों को मैं देख रहा हूं, उनके चेहरे पे मैं उत्साह देख रहा हूं। मेरा उन सबको भी नमस्कार, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। अब मैं तमिलनाडु से वीरपंडी कलिंजी जीवादम उत्पादन संगठन नामक एफपीओ की सदस्य श्रीमती शांति जी को आमंत्रित करता हूं। श्रीमती शांति जी। शांति जी वणक्कम। Vanakkam Ayya, Happy New Year. Happy New Year. Can you tell me why did you form this FPO? இந்த FPO நிறுவனத்துக்கு காரணம் என்ன சொல்ல முடியுமா? எங்களோட மக்கள் இடைத்தரகர் மூலமா விக்கிறதுனால எங்களுக்கு அதிக லாபம் ஈட்டல. அதனால நாங்க ஒரு FPO ஆரம்பிக்கலாம்னு முடிவு பண்ணி 2016-17ல நபார்டோட உதவியோட வீரபாண்டி கலஞ்சி ஜீவித ப்ரொடியூசர் கம்பெனியா பதிவு பண்ணணும். माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने ये FPO को इसलिए शुरुआत की, हमारे उपज को बिचौलियों का द्वारा बेचने पड़ते थे, इसके वजह से हमको कम दाम मिलते थे। इसलिए हमने 2016-17 में वीरपांडी कलंजियम जीवित प्रोड्यूसर कंपनी को नाबार्ड का सपोर्ट से FPO शुरू किया है। அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா What is special about your FPO? உங்க FPO சிறப்பு என்னன்னு கேக்குறாரு ஐயா. எங்களோட அனைத்து ஷேர் ஹோல்டர்களும் பெண் விவசாயிகள் தான். நாங்க எங்க யூனிட்டுக்குள்ள வேலை செய்யறவங்களும் பெண்கள் தான். எங்க சிஓவும் பெண்கள் தான். எங்களை வழிநடத்திட்டு இருக்கிற நபார்டு மேடமும் ஒரு பெண் தான். ये FPO संपूर्ण रूप से महिला से चला रहा है। इनका सीईओ भी महिला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी महिला है, हमको मार्गदर्शन देने वाली नाबार्ड की अधिकारी भी महिला है। वाह, it is very good to know that your FPO is owned and operated and completely by women. Can you share with me your experience regarding your journey? உங்க FPO முழுவதும் பெண்களால செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது, அதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. உங்கள் பயணத்தை பற்றி சொல்ல முடியுமான்னு கேட்கிறேன். எங்களோட நிலங்கள் எல்லாமே வானம் பார்த்த பூமியா தான் இருக்குது. அதனால நாங்க பெண்கள்லாம் விவசாயம் செய்யறோம், ஆண்கள்லாம் வேலைக்கு போறதுக்கு வசதியா இருக்குது. அது இல்லாத எங்களோட விளைபொருட்கள் எல்லாமே எங்களோட கம்பெனியை கொள்முதல் பண்ணி அதை மார்க்கெட்டிங் பண்ணி இப்படி எல்லாமே சேல் பண்றோம், மதிப்பு கூட்டி சேல் பண்றோம்.
எங்களுக்காக வந்து நபார்டு, MSDA, TNRTP, NAP கிசான், SFSC, அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழ்நாடு கிராம வங்கி, இந்தியன் பேங்க், இவங்க எல்லாமே எங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க. महोदय, ये हमारे क्षेत्र में कम वर्षा होती है, इसलिए हम महिला मिलकर खेती करने का निर्णय लिया ताकि पुरुष वर्गों अन्य रोजगार कर सके और हमारे किसान सदस्यों से उनके उत्पादन को प्रोक्योर करके प्रोसेस करके इनके अलावा अन्य जिले के किसानों से भी मिलेट खरीद के उसका प्रोसेस करके विपणन करते हैं। हम इसके लिए हमको नबार्ड, TNRDB, MSDA, NAP किसान, एग्री डिपार्टमेंट हमारे बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। You've been producing and marketing sorghum. How do you market your produce? Did FPO make any difference in this? இந்த நீங்க வந்து சொர்க்கம் வந்து மார்க்கெட் பண்றீங்க, அதுல வந்து நீங்க வந்து இது ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கான்னு கேட்கறேன். அதுல பண்றது அதாவது சோளம் வந்து மானாவாரி நிலங்கிறதுனால அதிகமாக சோளம் பயிர் பண்ணுறோம். அது வந்து அந்த சோளத்தை வந்து எங்களோட உணவுக்காகவும் எங்களோட கால்நடைக்கு தீவனமாகவும் பயன்படுத்துகிறோம். அந்த சோளத்தில் வந்து நம்மளை சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணுற தன்மையும் மூட்டு வலியை குணப்படுத்துகிற தன்மையும் இருக்கிறதுனால நாங்கள் அதிகமாக சோளத்தை பயிர் பண்ணுறோம். महोदय, हमारे पहले भी बताया ये क्षेत्र में वर्षा कम होती है, इसलिए मिलेट के उपज होती है। ये sorghum का दाना खाने के लिए है और उनके फॉडर जानवर के लिए उपलब्ध होती है। sorghum हमारी पारंपरिक खानापन हिस्सा रहा है। इसमें काफी फाइबर और मिनरल पाए जाते हैं, जिससे डायबिटिक जैसा बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। आप सभी का काम इस बात का प्रमाण है कि नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती है। नारी शक्ति अगर सामूहिक हो तो इसका अगर और भी व्यापक हो जाता है। और सोरगम, चारा और ज्वार की सफल खेती कर रही है। हमारी सरकार पिछले कुछ वर्षों से देश के परंपरागत फसलों और मोटे अनाज पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। मिलेट डेवलपमेंट मिशन भी इसी सोच से चलाया जा रहा है। मैं आपके उदाहरण, आपके माध्यम से देश भर के किसानों को इस मिशन में भागीदारी करने के लिए, उसको फायदा उठाने के लिए मैं अपील करता हूं। और मैं सभी आपकी महिला किसानों को मेरी तरफ से फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं। थैंक यू। अब मैं गुजरात से PKV साबरकाठा SPNF प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नामक FPO के श्री दीक्षित पटेल जी को संवाद हेतु आमंत्रित करता हूं। दीक्षित पटेल जी, नमस्कार। नमस्कार, કેમ છો સાહેબ? આપણે એવા ને એવા, તમે મજામાં? મજામાં સાહેબ, બધા મજા. હા, વાહ. લો તો જરા હવે કહો શું કર્યું છે તમે? હિન્દીમાં કેવું પડશે હો બધું? યસ સર, યસ સર. आपका FPO नेचुरल फार्मिंग भी करता है, प्राकृतिक खेती भी करता है, और अक्सर लोग ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में फर्क नहीं कर पाते हैं। आप जरा सरल भाषा में समझा सकते हैं क्या? यस सर। सर, साधारण भाषा में कहें तो नेचुरल फार्मिंग का मतलब है प्रकृति के साथ में, नेचर के साथ मिलकर खेती करना। इस खेती में किसी भी प्रकार के कीटनाशक, खरपतवार नाशक, पेस्टिसाइड आदि किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए नेचुरल फार्मिंग के खेत उत्पाद सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होते हैं। अच्छा, नेचुरल फार्मिंग से खेती का खर्च कैसे कम होता है, ये भी जरा बताइए। सर, नेचुरल फार्मिंग जो है वो गाय आधारित खेती है, जिसमें एक गाय से 30 एकड़ की खेती हो सकती है। इस खेती में मुख्य 4 आयाम है। ये बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन और वापसा। कीट नियंत्रण के लिए ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, अग्निअस्त्र, 10 पर्णियर को किसान खुद अपने खेत में प्राकृतिक संसाधनों से बना सकते हैं, जिससे किसान का खेती खर्च बहुत ही कम हो जाता है। और इसलिए इस खेती को जीरो बजट खेती भी कह सकते हैं।
अच्छा, आपके एफपीओ के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सामान्य खेती से मिली उपज से कितना ज्यादा पैसा मिलता है? सर ये अभी आप देख रहे हैं कि जो हमने जो हमारी जो उपज रखी है वैल्यू एडिशन करके प्रोसेस करके क्या क्या है मुझे दिखाइए जरा, क्या क्या है दिखाइए। सर ये हमने जैसे नींबू का अचार बनाया है, फिर बाद में ये जो मक्का है, मक्का का भी ये जो अपना वैक्यूम प्रेस करके वैक्यूम पैकिंग किया हुआ है, फिर ये जो हल्दी को प्रोसेस करके रखा है, ऐसे सभी जो ये तेल निकाला है, जो कच्ची घानी से तेल निकाला है मूंगफली का, ये सब्जी, कोई सब्जी भी नजर आ रही है बगल में कुछ? हाँ, तो ये सब्जी भी है। जो साबरकांठा में जो किसान सब्जी करते हैं तो वो सब्जी का भी सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये क्या दिखा रहे हैं? ये पपीता है सर, पपीता है। 3 किलो 700 का खेत का है, 3 किलो 700 ग्राम का ये प्राकृतिक पपीता है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि इसको पोषक तत्वों के लिए केमिकल फर्टिलाइजर जरूरत होती है, ये सर नहीं होता है कि ये प्राकृतिक संसाधनों से इसकी जो है उपजवार जो है कोई कम नहीं होती है। अच्छा, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, व्यापारिक गतिविधियां क्या है? सर हमने ऐसा जो अपना गुजरात एग्रो कॉरपोरेशन के अंतर्गत हमने जो प्राकृतिक कृषि का एपीओ बनाया है, जो गुजरात में प्राकृतिक कृषि करते हैं उन्हीं का एपीओ बनाया है, तो उसमें जो किसानों को जोड़ा है, तो उसमें हम जो भी हमारी प्रोसेस है उसका प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग करके सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाने का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बना रहे हैं, जिसमें हम सरकार हमको बहुत मदद कर रही है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो किसान की जो उपज है उसका ट्रांसपेरेंसी से सीधा उपभोक्ता तक पहुंचेंगे तो सीधा उसको फायदा होगा, मतलब कि किसानों की आय जो है वो 2 गुनी से ज्यादा हो जाएगी। अभी देखो सर, हमारी नेचुरल फार्मिंग करने से हमारी आय तो 2 गुनी हो चुकी है, सभी किसानों की 2 गुनी से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बिचौलिए सब निकल जाएंगे और प्रोसेसिंग के पूरे दाम मिलेंगे। दीक्षित आप और सारे जो आपका एपीओ किस इलाके में है साबरकांठा में? साबरकांठा में सर हमने पूरे अपना खेड़रोमा से लेके पूरा प्रांतिक तक के सभी किसानों को जोड़े हैं। अभी मेरे साथ जो बैठे हैं वो सभी वही किसान हैं। तो हमने अभी 2 एपीओ हमारा रजिस्टर्ड हो गया है, तो हमने 4-4 तहसील को उसमें बांट लिया है। ये ज्यादातर ईडर और जादर के इलाके के लोग हैं। सर देखो, ये ईडर, वडाली, खेड़रोमा, फिर अपना पोसीना, फिर बाद में प्रांतिज, हिम्मतनगर, तलोद, सभी में जोड़ दिया है। 4-4 तो तालुका को जोड़ा है। पोसीना में हमारे आदिवासी भाई भी ये खेती करने लगे हैं। हाँ सर आदिवासी जो भाई हैं वो तो पहले से प्राकृतिक ही करते थे, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने रासायनिक में डाले तो वो तो जल्दी से समझ गए, क्योंकि उनके पास देसी गाय भी है और उनको समझ भी है, तो उनको बहुत फायदा होता है। चलिए दीक्षित भाई, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करने का मौका मिला, और आप लोगों ने जो अपनी पैदावार दिखाई है उसे लगता है कि काफी प्रगति की है आपको। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और प्राकृतिक खेती को आप और ज्यादा प्रचालित कीजिए। और आपके यहाँ तो गवर्नर साहब खुद इसके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और गुजरात के किसानों ने इसको स्वीकार भी किया है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस संवाद हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष प्राकृतिक खेती पर एक लघु फिल्म प्रस्तुत है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन
180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं।
प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने, एक एक किसान आत्मनिर्भर बने। और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल में सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने से फसल की उपज में बढ़ोतरी हुई है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, धरती माता सुखी है। उसे लगता है कि किसान ने बेहतर तरीके से उसका ध्यान रखा है और उसके लिए उसे अच्छा भोजन और अच्छी उपज लौटानी चाहिए। कोविड જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એ સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે, તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે, તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है, और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। अब आज के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी से देश को संबोधित करने का सादर अनुरोध है। उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव, सबसे पहले तो मैं माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन उसके लगातार संपर्क में है। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी बात हुई है। राहत के काम का, घायल के उपचारों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। भाइयों बहनों, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण,
अलग अलग राज्यों के सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, राज्यों के कृषि मंत्री, अन्य महानुभाव और देश के कोने कोने से जुड़े मेरे करोड़ों किसान भाइयों और बहनों, भारत में रह रहे, भारत से बाहर रह रहे प्रत्येक भारतीय, भारत के प्रत्येक शुभचिंतक और विश्व समुदाय को वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। साल की शुरुआत देश के करोड़ों अन्नदाताओं के साथ हो। साल के प्रारंभ में ही मुझे देश के कोने कोने में हमारे किसानों के दर्शन करने का सौभाग्य मिले, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की पल है। आज देश के करोड़ों किसान परिवारों को, विशेषकर छोटे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त मिली है। किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। आज हमारे किसान उत्पाद संघ, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, इससे जुड़े किसानों को आर्थिक सहायता भी भेजी गई है। सैकड़ों एफपीओस आज नई शुरुआत भी कर रहे हैं। साथियों, हमारे यहां कहते हैं, आमुखा आयाति कल्याणम कार्य सिद्धिम ही संसति ही, अर्थात सफल शुरुआत कार्य सिद्धि की, संकल्पों की सिद्धि की पहले ही घोषणा कर देती है। एक राष्ट्र के रूप में हम 2021 में बीते साल को उसी रूप में देख सकते हैं। 2021 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से मुकाबला करते हुए कोटि कोटि भारतीयों के सामूहिक सामर्थ्य देश ने क्या करके दिखाया, इसका हम सब साक्षी हैं। आज जब हम नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब बीते साल के अपने प्रयासों से प्रेरणा लेकर हम नए संकल्पों की तरफ बढ़ना है। इस साल हम अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेंगे। ये समय देश के संकल्पों की एक नई जीवंत यात्रा शुरू करने का है, नए हौसले से आगे बढ़ने का है। 2021 में हम भारतीयों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि जब हम ठान लेते हैं तो बड़े से बड़े लक्ष्य, बड़ा सा बड़ा लक्ष्य छोटा हो जाता है। कौन सोच सकता था कि इतने कम समय में भारत जैसा इतना बड़ा विशाल देश, विविधता उभरा सा देश, 145 करोड़ से अधिक लोगों को 145 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दे पाएगा। कौन सोच सकता था कि भारत एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज का रिकॉर्ड बना सकता है। कौन सोच सकता था कि भारत एक साल में 2 करोड़ घरों को पाइप से पानी की सुविधा से जोड़ सकता है। भारत इस कोरोना काल में अनेकों महीनों से अपने 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन सुनिश्चित कर रहा है। और मुफ्त राशन की सिर्फ इस योजना पर ही भारत 2,60,000 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा खर्च कर चुका है। मुफ्त अनाज की इस योजना का बहुत बड़ा लाभ गांव को, गरीब को
गांव में रहने वाले हमारे किसान साथियों को मिला है, खेत मजदूरों को मिला है। साथियों, हमारे यहां ये भी कहा गया है, संगे शक्ति युगे युगे, यानी इस युग में संगठन से ही शक्ति होती है। संगठित शक्ति यानी कि सबका प्रयास, संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का मार्ग। जब 130 करोड़ भारतीय मिलकर एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो सिर्फ एक कदम भर नहीं होता, 130 करोड़ कदम होते हैं। हम भारतीयों का स्वभाव रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा करके हमें एक अलग सुकून मिलता है, लेकिन जब ये अच्छा करने वाले एकत्र होते हैं, बिखरे हुए मोतियों की माला बनती है, तो भारत माता दैदीप्यमान हो जाती है। कितने ही लोग देश के लिए अपना जीवन खपा रहे हैं, देश को बना रहे हैं। ये काम पहले भी करते थे, लेकिन उन्हें पहचान देने का काम अभी हुआ है। हर भारतीय की शक्ति आज सामूहिक रूप में परिवर्तित होकर देश के विकास को नई गति और नई ऊर्जा दे रही है। जैसे इन दिनों जब हम पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों का नाम देखते हैं, उनके चेहरे देखते हैं, तो आनंद से भर जाते हैं। सबके प्रयास से ही आज भारत कोरोना जैसी इतनी बड़ी महामारी का मुकाबला कर रहा है। भाइयों और बहनों, कोरोना के इस काल में देश में हेल्थ सेक्टर को और मजबूत करने, हेल्थ इंफ्रा को और बढ़ाने पर भी निरंतर काम किया गया है। 2021 में देश में सैकड़ों नए ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए गए हैं, हजारों नए वेंटिलेटर्स जोड़े गए हैं। 2021 में देश में अनेकों नए मेडिकल कॉलेज बने, दर्जनों मेडिकल कॉलेजों पर काम शुरू हुआ है। 2021 में देश में हजारों वेलनेस सेंटर का भी निर्माण किया गया है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन देश के जिले जिले, ब्लॉक ब्लॉक तक अच्छे अस्पतालों, अच्छी टेस्टिंग लैब का नेटवर्क सशक्त करेगा। डिजिटल इंडिया को नई ताकत देते हुए आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुलभ और प्रभावी बनाएगा। भाइयों और बहनों, आज बहुत से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उस समय से भी अच्छा कर रहे हैं जब कोरोना हमारे बीच नहीं था। आज हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 8% से भी ज्यादा है। भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है। हमारी विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। जीएसटी कलेक्शन ने भी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। निर्यात और विशेषकर कृषि के मामले में भी हमने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। साथियों, आज हमारा देश अपनी विविधता और विशालता के अनुरूप ही हर क्षेत्र में विकास के भी विशाल कीर्तिमान बना रहा है। 2021 में भारत ने करीब करीब 70 लाख करोड़ रुपए का लेन देन, 70 लाख करोड़ रुपए का लेन देन यूपीआई से किया है, डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है। आज भारत में 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनमें से 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स तो पिछले 6 महीने में बने हैं। 2021 में भारत के नौजवानों ने कोरोना के इस कालखंड में भी 42 यूनिकॉर्न बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। मैं अपने किसान भाई बहनों को बताना चाहता हूं
कि एक एक यूनिकॉर्न ये करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य का स्टार्टअप है। इतने कम समय में इतनी प्रगति आज भारत के नौजवान की सफलता की नई गाथा लिख रही है। और साथियों, आज जहां भारत एक और अपना स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी संस्कृति को भी उतनी ही गर्व से सशक्त कर रहा है। काशी विश्वनाथ धाम सुंदरीकरण परियोजना से लेकर केदारनाथ धाम की विकास परियोजनाओं तक, आदि शंकराचार्य की समाधि के पुनर्निर्माण से लेकर मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा समेत भारत से चोरी हुई सैकड़ों मूर्तियों को वापस लाने तक, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से लेकर धौलावीरा और दुर्गा पूजा उत्सव को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिलने तक, भारत के पास इतना कुछ है। देश के प्रति पूरी दुनिया का आकर्षण है। और अब जब हम अपनी धरोहरों को मजबूत करने में लगे हैं, तो निश्चित तौर पर टूरिज्म भी बढ़ेगा और तीर्थाटन भी बढ़ेगा। साथियों, भारत अपने युवाओं के लिए, अपने देश की महिलाओं के लिए आज अभूतपूर्व कदम उठा रहा है। 2021 में भारत ने अपने सैनिक स्कूलों को बेटियों के लिए खोल दिया। 2021 में भारत ने नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा भी महिलाओं को, उसके द्वार भी महिलाओं के लिए खोल दिए। 2021 में भारत ने बेटियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल यानी बेटों के बराबर करने का भी प्रयास शुरू कर दिया। आज भारत में पहली बार पीएम आवास योजना की वजह से करीब करीब 2 करोड़ महिलाओं को घर पर उनका मालिकाना हक भी मिला है। हमारे किसान भाई बहन हमारे गांव के साथी समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम हुआ है। साथियों, 2021 में हमने भारतीय खिलाड़ियों में एक नया आत्मविश्वास भी देखा है। भारत में खेलों के प्रति आकर्षण बढ़ा है। एक नए युग की शुरुआत हुई है। हम में से हर कोई खुश था जब भारत ने टोक्यो ओलंपिक में इतने मेडल जीते। हम में हर कोई गर्व से भरा था जब हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने पैरालंपिक में इतिहास रच दिया। पैरालंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक जितने मेडल जीते थे, उससे ज्यादा मेडल हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने पिछले पैरालंपिक में जीतकर दिखाए हैं। भारत आज अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स और स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना निवेश कर रहा है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। कल ही मैं मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की शिलान्यास करने भी जा रहा हूं। साथियों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर स्थानीय निकायों तक में भारत ने अपनी नीतियों और निर्णयों में अपना सामर्थ्य सिद्ध किया है। भारत ने 2016 में ये लक्ष्य रखा था कि वो साल 2030 तक अपनी इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का 40% नॉन फोसिल एनर्जी सोर्स से पूरा करेगा। भारत ने अपना ये लक्ष्य 2030 का जो लक्ष्य था, वो नवंबर 2021 में ही प्राप्त कर लिया। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ विश्व का नेतृत्व करते हुए भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का भी लक्ष्य दुनिया के सामने रखा है। आज भारत हाइड्रोजन मिशन पर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लीड ले रहा है। देश में करोड़ों एलईडी बल्ब वितरित करने से हर साल गरीबों के मध्यम वर्ग के करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए बिजली बिल्स में कम आए हैं।
देश भर के शहरों में स्थानीय निकायों द्वारा स्ट्रीट लाइट्स को भी एलईडी से बदलने से का अभियान चलाया गया है। और मेरे किसान भाई, हमारे अन्नदाता ऊर्जादाता बने, इसके लिए भी भारत बहुत बड़ा अभियान चला रहा है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसान खेतों के किनारे मेड़ पर सोलार पैनल लगाकर और ऊर्जा पैदा कर सके, इसके लिए भी उन्हें मदद दी जा रही है। लाखों किसानों को सरकार द्वारा सोलर पंप दिए गए हैं। इससे पैसे की भी बचत हो रही है और पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है। साथियों, 2021 का वर्ष कोरोना के खिलाफ देश की मजबूत लड़ाई की वजह से याद रखा जाएगा। तो इस दौरान भारत ने जो रिफॉर्म्स किए हैं, उनकी भी चर्चा अवश्य होगी। बीते साल भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और रिफॉर्म की प्रक्रिया को और तेज गति से आगे बढ़ाया है। सरकार का दखल कम हो, हर भारतीय का सामर्थ्य निखरे और सबके प्रयास से राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हो, इसी प्रतिबद्धता से उसी को सशक्त किया जा रहा है। व्यापार कारोबार को आसान बनाने के लिए बीते साल भी अनेक निर्णय लिए गए। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की गति को नई धार देने वाला है। मेक इन इंडिया को नए आयाम देते हुए देश ने चिप निर्माण, सेमीकंडक्टर जैसे नए सेक्टर के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की है। बीते साल ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए देश को 7 रक्षा कंपनियां मिली हैं। हमने पहली प्रोग्रेसिव ड्रोन पॉलिसी भी लागू की है। अंतरिक्ष में देश की आकांक्षाओं को नई उड़ान देते हुए इंडियन स्पेस एसोसिएशन का गठन किया गया है। साथियों, डिजिटल इंडिया अभियान भारत में हो रहे विकास को गांव-गांव तक ले जाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। 2021 में हजारों नए गांवों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जा गया है। इसका बहुत लाभ हमारे किसान साथियों, उनके परिवारों, उनके बच्चों को भी हुआ है। 2021 में ही ई रूपी जैसा नया डिजिटल पेमेंट, ये पेमेंट समाधान भी शुरू किया गया है। एक देश एक राशन कार्ड भी देश भर में लागू हो चुका है। आज देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई श्रम कार्ड दिए जा रहे हैं ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक आसानी से पहुंच पाए। भाइयों और बहनों, वर्ष 2022 में हमें अपनी गति को और तेज करना है। कोरोना की चुनौतियां हैं, लेकिन कोरोना भारत की रफ्तार नहीं रोक सकता। भारत पूरी सावधानी रखते हुए, पूरी सतर्कता के साथ कोरोना से भी लड़ेगा और अपने राष्ट्रीय हितों को भी पूरा करेगा। हमारे यहां कहा गया है, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम विदेही राष्ट्रे तथा अनुरिक्तम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। यानी डर, भय, आशंकाओं को छोड़कर हमें शक्ति और सामर्थ्य को याद करना है। देश प्रेम की भावना सर्वोपरि रखनी है। हमें अपने लक्ष्यों को याद रखते हुए लगातार लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना है। राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ राष्ट्र के लिए निरंतर प्रयास आज हर भारतीय का मनोभाव बना रहा है। और इसलिए ही आज हमारे प्रयासों में एकजुटता है, हमारे संकल्पों में सिद्धि की अधीरता है। आज हमारी नीतियों में निरंतरता है
और निर्णयों में दूरदर्शिता है। देश के अन्नदाता को समर्पित आज का ये कार्यक्रम इसी का एक उदाहरण है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। हर बार हर किस्त समय से, हर साल हजारों करोड़ रुपए का ट्रांसफर बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी कमीशन के। पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत में ऐसा भी हो सकता है। आज की राशि को मिला दें तो किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर हो चुके हैं। आज उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही है। छोटे किसान इस राशि में से अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद रहे हैं, अच्छी खाद और उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों, देश के छोटे किसानों के बढ़ते हुए सामर्थ्य को संगठित रूप देने में हमारे किसान उत्पाद संगठनों एफपीओ की बड़ी भूमिका है। जो छोटा किसान पहले अलग थलग रहता था, उसके पास अब एफपीओ के रूप में 5 बड़ी शक्तियां हैं। पहली शक्ति है बेहतर बार्गेनिंग, यानी कि मोल भाव की शक्ति। आप सब जानते हैं कि जब आप अकेले खेती करते हैं तो क्या होता है, आप बीज से लेकर खाद तक सब खरीदते तो फुटकर में हैं, लेकिन बेचते थोक में हैं। इससे लागत ज्यादा बढ़ती है और मुनाफा कम होता है। लेकिन एफपीओ के जरिए ये अब तस्वीर बदल रही है। एफपीओ के माध्यम से अब खेती के लिए जरूरी चीजें किसान थोक में खरीदते हैं और रिटेल में बेचते हैं। एफपीओ से जो दूसरी शक्ति किसानों को मिली है वो है बड़े स्तर पर व्यापार की। एक एफपीओ के रूप में किसान संगठित होकर काम करते हैं, लिहाजा उनके लिए संभावनाएं भी बड़ी होती है। तीसरी ताकत है इनोवेशन की। एक साथ कई किसान मिलते हैं तो उनके अनुभव भी साथ में जुड़ते हैं, जानकारी बढ़ती है, नए नए इनोवेशन के लिए रास्ता खुलता है। एफपीओ में चौथी शक्ति है रिस्क मैनेजमेंट की। एक साथ मिलकर आप चुनौतियों का बेहतर आकलन भी कर सकते हैं, उससे निपटने के रास्ते भी बना सकते हैं। और पांचवी शक्ति है बाजार के हिसाब से बदलने की क्षमता। बाजार और बाजार की डिमांड तो लगातार बदलती रहती है, लेकिन छोटे किसानों को या तो उसकी जानकारी नहीं मिलती या फिर वो बदलाव के लिए संसाधन नहीं जुटाता पाता। कभी सारे लोग एक ही फसल बो देते हैं और बाद में पता चलता है कि उसकी डिमांड ही कम हो गई। लेकिन एफपीओ में आप न केवल बाजार के हिसाब से तैयार रहते हैं, बल्कि खुद बाजार में नए उत्पाद के लिए डिमांड पैदा करने की ताकत भी रखते हैं। साथियों, एफपीओ की इसी शक्ति को समझते हुए आज हमारी सरकार ने उन्हें हर स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है। इन एफपीओ को 15 लाख रुपए तक की मदद भी मिल रही है। इसी का नतीजा है कि आज देश में ऑर्गेनिक एफपीओ, इसके क्लस्टर्स, ऑयल सीड के क्लस्टर्स, बैम्बू क्लस्टर्स और हनी एफपीओ जैसे क्लस्टर तेजी से बढ़ रहे हैं।
हमारे किसान आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। देश विदेश के बड़े बाजार उनके लिए खुल रहे हैं। साथियों, हमारे देश में आज भी ऐसी कई चीजों का विदेशों से आयात होता है जिनकी जरूरत देश का किसान आसानी से पूरी कर सकता है। खाद्य तेल इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हम विदेशों से खाद्य तेल खरीदते हैं, देश को बहुत पैसा दूसरे देशों को देना पड़ता है। ये पैसा देश के किसानों को मिले, इसलिए हमारी सरकार ने 11,000 करोड़ के बजट के साथ नेशनल पाम ऑयल मिशन शुरू किया है। साथियों, बीते साल देश ने कृषि क्षेत्र में एक के बाद एक अनेक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किए हैं। कोरोना की चुनौतियों के बाद भी आप सबने अपनी मेहनत से देश में अन्न उत्पादन को रिकॉर्ड स्तर पर आप लोग ले जाकर के दिखाया है। बीते साल देश का अनाज उत्पादन 300 मिलियन टन तक पहुंचा है। हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, बागवानी, फल फूल की खेती में अब उत्पादन 330 मिलियन टन से भी ऊपर पहुंच गया है। 6-7 वर्ष पहले की तुलना में देश में दूध उत्पादन भी लगभग 45% बढ़ा है। यही नहीं, अगर किसान रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है तो देश एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद भी कर रहा है। सिंचाई में भी हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप को बढ़ावा दे रहे हैं। बीते वर्षों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए करीब 60 लाख हेक्टेयर जमीन को माइक्रो इरिगेशन से, टपक सिंचाई से जोड़ा गया है। प्राकृतिक आपदा में किसानों को जो नुकसान होता था, जो दिक्कत होती थी, उसे कम करने का भी हमने प्रयास किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को मिलने वाला मुआवजा 1 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया है। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। भाइयों और बहनों, फसलों के अवशेष हो, पराली हो, ऐसी हर चीज से भी किसान को पैसा मिले, इसके लिए प्रयास तेज किए हैं। कृषि अवशेषों से बायोफ्यूल बनाने के लिए देश भर में सैकड़ों नए यूनिट्स लगाई जा रही हैं। 7 साल पहले जहां देश में हर साल 40 करोड़ लीटर से भी कम इथेनॉल का उत्पादन होता था, वो आज 340 करोड़ लीटर से भी अधिक हो चुका है। साथियों, आज देश भर में गोवर्धन योजना चल रही है। इसके माध्यम से गांव में गोबर से बायोगैस बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बायोगैस का उपयोग बढ़े, इसके लिए भी देश भर में प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन प्लांट से हर साल लाखों टन उत्तम ऑर्गेनिक खाद भी निकलेगी, जो किसानों को कम दाम पर उपलब्ध रहेगी। जब गोबर का भी पैसा मिलेगा तो ऐसे पशु भी बोझ नहीं लगेंगे जो दूध नहीं देते या जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया है। सब देश काम आए, कोई बेसहारा ना रहे, ये भी तो आत्मनिर्भरता ही है। साथियों, पशुओं का घर पर ही इलाज हो, घर पर ही कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था हो, इसके लिए आज अभियान चलाया जा रहा है। पशुओं में फूट एंड माउथ डिसीज
खुरपका मुंह पका के नियंत्रण के लिए भी टीकाकरण मिशन चल रहा है। सरकार ने कामधेनु आयोग का भी गठन किया है। डेयरी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया है। ये हमारी ही सरकार है जिसने लाखों पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी जोड़ा है। साथियों, धरती हमारी माता है और हमने देखा है कि जहां धरती माता को बचाने का प्रयास नहीं हुआ वो जमीन बंजर हो गई। हमारी धरती को बंजर होने के बचाने का एक बड़ा तरीका है केमिकल मुक्त खेती। इसलिए बीते वर्ष में देश ने एक और दूरदर्शी प्रयास शुरू किया है। ये प्रयास है नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती, और इसकी एक फिल्म अभी आपने देखी भी, और मैं तो चाहूंगा कि सोशल मीडिया में इस फिल्म को हर किसान तक पहुंचाइए। नेचुरल फार्मिंग से जुड़ा कितना कुछ हमने अपनी पुरानी पीढ़ियों से सीखा है। ये सही समय है जब हम अपने इस पारंपरिक ज्ञान को व्यवस्थित करें, आधुनिक तकनीक से जोड़ें। आज दुनिया में केमिकल फ्री अनाजों की भारी मांग है और काफी ऊंचे दाम पर इसके खरीदार तैयार है। इसमें लागत कम है और उत्पादन भी बेहतर रहता है, जिनसे अधिक लाभ सुनिश्चित होता है। केमिकल मुक्त होने से हमारी मिट्टी की सेहत, उपजाऊ शक्ति और खाने वालों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। मैं आज आप सभी से आग्रह करूंगा कि प्राकृतिक खेती को भी अपनी खेती से जोड़े, इस पर जोर दें। भाइयों और बहनों, नए साल का ये पहला दिन नए संकल्पों का दिन है। ये संकल्प आजादी के अमृत काल में देश को और समर्थ और सक्षम बनाने वाले हैं। यहां से हमें इनोवेशन का, कुछ नया करने का संकल्प लेना है। खेती में तो ये नयापन आज समय की मांग है। नई फसलों, नए तौर तरीकों को अपनाने से हमें हिचकिचाना नहीं है। साफ सफाई का जो संकल्प है उसे भी हमें भूलना नहीं है। गांव-गांव, खेत खलियान, हर जगह स्वच्छता की अलग जलती रहे, ये हमें सुनिश्चित करना है। सबसे बड़ा संकल्प है आत्मनिर्भरता का, लोकल के लिए वोकल होने का। हमें भारत में बनी चीजों को वैश्विक पहचान देनी है। इसके लिए जरूरी है कि भारत में पैदा होने वाले, भारत में बनने वाले हर सामान, हर सर्विस को हम प्राथमिकता दें। हमें याद रखना है कि हमारे आज के कार्य अगले 25 वर्षों की हमारी विकास यात्रा की दिशा तय करेंगे। इस यात्रा में हम सभी का पसीना होगा, प्रत्येक देशवासी की मेहनत होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी भारत को उसकी गौरवशाली पहचान लौटाएंगे और देश को एक नई ऊंचाई देंगे। आज नए वर्ष के पहले दिन देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर होना, ऐसा ही एक प्रयास है। आप सभी को एक बार फिर 2022 इस नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।